अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज SIFC का इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला भी शरीक थे और साबिक जो निगरान वज़ीर आज़म थे अनवारुल हक काकड़ साहब और साबिक जो निगरान काबीना थी उसके अरकान भी मौजूद थे। और ये वाज़े तौर पर एक पैगाम है कि जो 16 महीने की हुकूमत थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, और उसमें जब SIFC का आइडिया कंसीव किया गया और उसके ऊपर काम शुरू हुआ वो, और उसके बाद फिर जो केयर टेकर सेटअप था वो जिस तरह लेकर चली, और फिर आज भी केयर टेकर सेटअप के वज़ीर आज़म का बैठना, केयर टेकर काबीना का बैठना इस बात की निशानदेही करता है कि तसलसल चाहिए पॉलिसीज का, और पॉलिसीज के तसलसल के लिए उनको भी साथ बिठाया गया है कि एक ही गो में चलते रहें, स्मूथली चलते रहें, क्योंकि SIFC का एक लार्जर जो एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ मेनली है कि मुल्क की मईशत को बेहतर करना, सरमायाकारी लेकर आना और इसके लिए साजगार माहौल पैदा करना। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि हालात बहुत मुश्किल हैं, हमारे पास जो कुछ भी है उससे कशकोल तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसको बाकायदा तौर पर तरक्की की तरफ लेकर जाने के लिए हमें तमाम सूबों की मदद चाहिए होगी और मुश्किल फैसले करने होंगे। और इन फैसलों का बोझ जो है वजीर आजम ने वाज़े तौर पर कहा कि उन तबकों को पर पड़ना चाहिए जो अफोर्ड कर सकें, जो इस बोझ को उठा सकें, ना कि बल्कि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर। तो ये एक इंतहाई अहम इजलास है, इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, दूसरी जानिब सियासी सूरत हाल तो आपके सामने ही है। जो इतलात ये आ रही हैं कि बानी PTI जो हैं वो अपने ही लीडर से कुछ थोड़े से खफा हैं और उनकी जो क़यादत है उसके वो नाराज़ हैं, और उनका ख्याल ये है कि वो उस तरह हुकूमत को परेशान नहीं कर रहे जिस तरह उन्होंने एक आइडिया परसीव किया हुआ है, जो जेल में बैठकर वो सोच रहे हैं। और ये इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की एक बदमाश कातलाना कुव्वत यानी कि रोग असैसिन विंग बन चुका हुआ है रॉ। और इसका जो है बाकायदा सबूत डोनाल्ड लू ने गुज़िश्ता रोज जो था पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक भी की। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं, आज वज़ारत ख़ारजा का बयान भी आया कि पाकिस्तान 12 मरतबा काबुल को यह बता चुका है कि आपके सेफ हेवन्स हैं, वहां से दहशतगर्द पाकिस्तान में आकर हमले करते हैं, और इसीलिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, टारगेटेड ऑपरेशन किया गया था। और अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का बिल्कुल हमें ख्याल है और उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वजीर हैं सिंध में, वजीर तवानाई और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, सीनियर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरी दफा MPA हैं पंजाब असेंबली में। आमिर ज़िया, सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। मैं वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपको सुनवाना चाहूँगा कि उन्होंने क्या बात की और क्या चैलेंजेस बता रहे हैं। वफाक और सूबे सब मिलकर इस जिम्मेदारी को हमें मिलकर निभाना होगा। वफाक अकेला सूबों के ताउन के बगैर इस अजीम जो चैलेंजेस हैं अकेला उसको नहीं निभा सकता। ये हमें मिलकर इस चैलेंज को निभाना होगा। इसलिए मैं सूबाई वज़राए आला और सूबाई हुकूमतों से उनसे भी मुल्तमस हूँ और इंशाअल्लाह उनसे मीटिंग भी करूंगा कि इस अजीम काम में, पाकिस्तान को बिल्ड करने में और पाकिस्तान को एक अक़वाम आलम में एक मुमताज मकाम दिलवाने में हम वफाक ने और चारों इकाइयों ने मिलकर दिन रात इस पर काम करना होगा और इसमें अपना भरपूर हिस्सा डालना होगा। जी, भरपूर हिस्सा डालना होगा। और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो इतलात आई, उन्होंने इजलास में कहा कि हम भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरमायाकारी में हमारा हिस्सा भी होना चाहिए, KP का हिस्सा भी होना चाहिए। नासिर हुसैन शाह साहब, चैलेंजेस भी बता दिए, तमाम चारों सूबाई वज़राए आला भी मौजूद थे, पॉलिसीज़ के तसलसल
की वजह से जो मुझे लगता है कि साबिक केयर टेकर सेटअप भी वहां पे सारा मौजूद था ताकि बता सके कि क्या क्या डिसीजंस होते आए हैं और किस तरह आगे चलने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा चैलेंज, और फिर जब जहां पे वजीर आजम ये भी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि सूबाई हुकूमतें और वफाक ने क्या कमर जो है वो कस ली है इन चैलेंजेस से निपटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, हम सब के लिए सबसे अहम पाकिस्तान है और इसी वजह से सब लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मैं इसको बड़ा अच्छा समझ रहा हूँ जो आज SIFC की जो ये मीटिंग हुई और जिसमें सब लोग मौजूद थे और इवन जो केयर टेकर सेटअप था उसके लोग भी वहाँ पे थे इस मीटिंग में, तो एक अच्छी सिमत की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं मुआशी तौर पर हमें सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि आम पाकिस्तानी उसको भुगत रहा है। जो महंगाई है, जो ये बिजली के बिल कह लें, टैक्सेस कह लें और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, फिर दहशतगर्दी का अफरीत है। तो अगर SIFC जो प्रॉपर मुआशी उसको ज़्यादा फोकस किए हुए है और जिससे हम बहुत पुरुमीद हैं कि इससे अच्छे नताइज निकलेंगे और सब मिलकर अगर काम करते हैं, ऑन बोर्ड हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे वज़रा आला साहिबान भी और फिर अस्करी इदारे या जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं वो सब, क्योंकि उन सब का अहम रोल रहा है, ये हम सब के इल्म में है, कोई अभी ये ढकी छुपी बात नहीं। और ये जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ आई है या आ रही है या जिसके प्रॉमिस किए गए हैं बैरूनी दुनिया की तरफ से, उसमें भी बड़ा अहम रोल रहा है। तो अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब उसको मज़ीद बेहतरी की तरफ ये इश्यूज़ जाएंगे और मैं तो इसका खैर मुकदम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अब हमें सब ने अपने मुल्क के लिए फ़ैसले करने होंगे, अपनी ज़ात के लिए नहीं। चाहे सियासत को दाव पे लगा दें, जो सियासी एक होता है सिलसिला कि जी सख्त फ़ैसले भी अगर करने हैं, अनपॉपुलर फ़ैसले भी करने हैं, तो हमें करने पड़ेंगे अपनी मुल्क के इस्तेकाम के लिए। नासिर हुसैन शाह साहब, आपने अच्छा वह मेंशन कर दिया कि सियासत को दाव पर लगाना पड़ेगा, लेकिन सियासत पर जो इस वक्त जो दाव पर सियासत लगी हुई है वो ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, क्योंकि आप लोग तो वफाक का हिस्सा नहीं हैं। यकीनन SIFC में चीफ मिनिस्टर का जाना और सूबाई रिप्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा है, वो है प्राइवेटाइजेशन। और उसमें ऐसी एंटिटीज़ हैं जो आप लोगों के दिल के बहुत करीब रही हैं, क्योंकि आपकी पार्टी प्रो लेबर है। आप नहीं चाहते कि बेरोज़गारी बढ़े। आप लोगों ने बहुत लोगों को रोज़गार दिया है, PIA हो, पाकिस्तान स्टील मिल हो, रेलवे हो। अब ये जो एजेंडा होगा, इस पर भी क्या आप लोग समझते हैं कि आप अपनी सियासत कुर्बान करेंगे, या ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि जी इसमें हमारा हाथ नहीं था? देखें, जो चीज़ें मुल्क के लिए बेहतर होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें ज़रूर अपना रोल अदा करेगी। हमारी बिल्कुल प्रायोरिटीज़ हैं। जो ये लोग जो वर्कर क्लास है, PIA की आप बात कर लें, स्टील मिल की बात कर लें, या इसी तरह की और जितनी भी एंटिटीज़ हैं, लेकिन अगर उनको ख्याल रखा जाएगा उनका, और जो वो लेबर के लोग हैं या जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से ही अगर जो भी तरीक़ेकार है उसको अपनाया जाता है, तो फिर तो जाहिर है हम लोग भी इसमें शामिल होंगे। हमारी सिर्फ प्रायोरिटी ये है, देखें ये इदारे हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि जी बस PIA के ऊपर हमने कोई पता नहीं क्या कर देना है, स्टील मिल बस नहीं होगी तो हमने ये कर देना है। नहीं, हमारी हमदर्दी, हमारा जो कुछ भी है वो उनके एम्प्लॉइज़ के साथ है। वो जो लेबर वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो दूसरे लोग वहाँ पे कर रहे हैं, कि उनका क्या होगा। अगर उनका कोई बेहतर महफूज तरीक़ेकार कोई है सारे सिलसिले में, तो हम ज़रूर उसकी सपोर्ट करेंगे। आपने कहा कि आपका तो स्टेक ही नहीं है। कैसे हमारा स्टेक नहीं है? देखें, हमें जो हालात थे, ये जो मौजूदा हालात हैं, हम तो चाहते थे कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिले, लेकिन जाहिर है जो स्प्लिट मैंडेट आया तो उसमें क्या होता।
ज़्यादा सीटें जो आज़ाद अरकान थे, पीटीआई सपोर्टेड थे, उनके पास थी। इखलाकी तौर पर हक उनका बनता था हुकूमत बनाने का, लेकिन वो आपके इल्म में है कि वो सारे इनफ्लेक्सिबल लोग हैं। जिस तरह खान साहब, इसी तरह टिकल डाउन नीचे हुआ, उन्होंने कहा ना जी PMLN से बात करेंगे, ना PP से बात करेंगे, न A न B न C। तो पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की बात करती है, जो पार्लिमानी निज़ाम की बात करती है, उसके लिए क्या होता है? PMLN तो हमारे साथ बड़ा सख्त मुकाबला हुआ उनका। उन्होंने तो पहले हमारे साथ अगर गवर्नमेंट में भी रहे तो जैसे गवर्नमेंट खत्म हुई तो वो तो रायगढ़ से चल के आए कराची, यहाँ पे आकर उन्होंने बड़ा सख्त इत्तेहाद बनाया जिसमें MQM, PMLN भी थी, तो JUIF, GDA और बहुत सारे कौम परस्त पार्टी, सबको मिला लिया। हमें तो बड़ा टफ टाइम देने की उन्होंने कोशिश की। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और सिंध के जो अवाम है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को 2008, 13, 18 से भी ज़्यादा सीटें दे दी। तो हमें तो क्या करते पीपल्स पार्टी, अगर इसी तरह रहने देते तो नए इलेक्शन की तरफ जाना होता। और नया इलेक्शन किसको पता था कि 60 दिन में होता है, 90 दिन में होता है या 9 साल में होता है। तो हमने ये पिया, लेकिन जो फैसले होंगे अगर वो असेंबली से पास होते हैं तो जाहिर है जो मुल्क की मफाद में होंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही। नदीम कुरैशी साहब, आपके जो चीफ मिनिस्टर थे अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने भी भरपूर ताउन का यकीन दिलाया वज़ीर आज़म साहब को और उनको कहा कि लेकिन सरमायाकारी में उनका हिस्सा भी होना चाहिए, यकीनन सब तमाम सूबाई हुकूमतों का होना चाहिए, तो सब मिलकर काम करेंगे। दूसरी जानिब आपके जो बानी PTI हैं, उन्होंने एक वहाँ से कह दिया है कि जनाब जो लीडर्स हैं आप लोग उस तरह का रवैया नहीं रखे हुए जो जैसा वो चाहते थे, हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे रहे। और फिर उन्होंने ये भी शायद इजहार ख्याल किया था कि अली अमीन गंडापुर को फ़ोटो ऑफ प्राइम मिनिस्टर के साथ जो पिछली दफ़ा मिले थे वो बाद में होना चाहिए था जब फंड्स मिल जाते। तो आपको क्या लगता है कि इस सारी सूरत हाल में आप लोग सपोर्ट दे सकेंगे? क्योंकि KP ख़ासतौर पर इन दिनों में ज़रा थोड़ी सी वहाँ पे शोरिश भी है, दहशतगर्दी के मामला भी हैं, फिर अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर भी मामला चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप लोगों को अब चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल, सियासत होती रहेगी लेकिन पहले ज़रा मुल्क के लिए मिलकर बैठकर काम कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब, सियासत ही तो मुल्क के लिए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या उन तमाम लोगों की पॉलिटिक्स जिनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान की आवाम है, जिनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, जिनकी तरजीह पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म हल की बजाय लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ ले जाकर मुस्तकिल बुनियादों पर इन मसाइल से छुटकारा है, वो सियासत ही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हम जैसे लोगों की सोच है। मैं नहीं समझता कि आप सियासत को कैसे अलग कर सकते हैं। रह गई बात फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताउन की, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इस सारे सिस्टम का हिस्सा बनने का फैसला किया तो ये कोई आसान फैसला नहीं है। जो कुछ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हुआ, इसकी नज़ीर माजी में नहीं मिलती। लोग तो बड़ी आसानी से कह देते हैं जी 2013 में भी ये हुआ, 18 में भी ये हुआ, 1977 में भी ये हुआ, लेकिन भाई ऐसा कभी नहीं हुआ। माजी में ये हुआ होगा कि हांडी पे नमक तेज हो गया होगा या कहीं कम हो गया होगा। इस बार तो हांडी में था ही नमक सारा। लेकिन इसके बावजूद हमारी तरजीह पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, हमारी तरजीह पाकिस्तान का कि माशी तौर पर जो ये सूरत हाल है उससे पाकिस्तान को निकालना है ताकि आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टारगेट कहीं भी अशराफिया की बेहतरी नहीं है। हमारी बेहतरी वो करोड़ों लोग हैं जो डे बाई डे मौजूदा गवर्नमेंट की, चूंकि पिछले 3-4 साल से ऑलमोस्ट यही लोग हैं। ये टेकर गवर्नमेंट का आज प्राइम मिनिस्टर के साथ और चीफ मिनिस्टर के साथ बैठने का मकसद और मैसेज भी यही था कि ये बुनियादी तौर पे एक ही थिंक टैंक है जो पहले PDM की सूरत में था, बाद में केयरटेकर गवर्नमेंट की सूरत में आ गया और अब फिर PDM प्लस की सूरत में आ गया। और जहां तक आपने फरमाया खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। मैं भी समझता हूँ जब तक पॉलिटिकल हार्मनी नहीं होगी, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, हम किसी सूरत बतौर कौम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सकेंगे। जुबानी तौर पे तो कहा जाता है कि जी हमने सबको साथ लेकर चलना है। आपका फॉर्मूला क्या है सियासी इस्तेहकाम का? देखिए आपका फॉर्मूला क्या है सियासी इस्तेहकाम का? मेरा फॉर्मूला बड़ा सिंपल, आइन और कानून की बालादस्ती,
आइन और कानून के मुताबिक लोगों ने अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उसको सजा और जजा होनी चाहिए अदालतों में फैसले के बाद। लेकिन जोर जबरदस्ती से, जबर से आप एक पॉपुलर लीडरशिप को लोगों से दूर रखें, आप एक पॉपुलर लीडरशिप को जेलों में डाल दें सिर्फ इसलिए कि वो उन्होंने आपकी जो 40-45 साल की सियासी जो आपने ये जाल बुने हुए थे उसको चैलेंज किया। मैं नहीं समझता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का इससे बड़ा कसूर होगा कि उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम को सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती आपका फॉर्मूला सिंपल जो मैं समझ सका हूं, एक तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म होनी चाहिए और दूसरा आइन और कानून की बालादस्ती हो तो सियासी इस्तेहकाम होगा। आमिर ज़िया, सूरत हाल बहुत गंभीर है। डोनाल्ड लू जो है उसके बयान को भी पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा वो झूठ पर मबनी है, इंक्वायरी होनी चाहिए। अब पता नहीं किसको मानेंगे, अपना वो एक AAA वाली थ्योरी भी है कि उस पर अगर यकीन नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। लेकिन आवाम का फैसला भी आ चुका हुआ, मामला बड़े गंभीर हैं। नासिर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू भी सुन ली आपने, प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अब आपको क्या लगता है कि इनको, ऑपोजिशन को और हुकूमत को, ठीक है उनके सीएम के जो सीएम है केपी के उन्होंने तो कह दिया कि हम ताउन करेंगे, लेकिन क्या ये बाकायदा तौर पर इन चीज़ों को हम रियलाइज़ होते देख सकेंगे कि मुल्क चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़े? अब देखिए ज़मीर साहब, ये जो ऑप्टिक्स थे कि SIFC में तमाम वज़ीर आला मौजूद हैं, वज़ीर आज़म मौजूद हैं, बज़ाहिर तो बड़े अच्छे लग रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि हर प्रोग्राम में इस पर तालियां भी बज रही हैं, लोग तारीफ भी कर रहे हैं और होना ऐसे ही चाहिए, बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। लेकिन अगर इसको कहते हैं पायदार तरीके से चलाना है तो आपको अपनी सियासत के तज़ाद को दूर करना पड़ेगा। अगर एक जमात ये महसूस करती है कि जी उसका जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल स्पेस है वो उसको नहीं दी जा रही तो बहुत अरसे तक ताउन नहीं करेगी, उसके जो अरकान ताउन करेंगे उससे जो है, जो उसके सपोर्टर्स हैं वो उससे दूर हो जाएंगे। ये एक तल्ख हकीकत है, हमें ये तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, इसमें ज़्यादा मैं समझता हूँ किरदार PTI से ज़्यादा जिम्मेदारी आती है हुकूमत वक्त की, उन लोगों की कि जिनके पास इक़्तिदार है और जिनके पास इख्तियार है कि वो मुल्क में नॉर्मेलिटी लाने के लिए क्या इक़दाम करते हैं। जाहिर है कि उसमें जब आप कहते हैं कि जी कुर्बानी देनी है लोगों ने, तो मैं हमेशा कुर्बानी की जब भी मैं बात सुनता हूँ तो मैं लरज़ जाता हूँ, क्योंकि कुर्बानी बेचारे अवाम ने देनी होती है और जो हमारी हुकूमत अशराफिया है वो तो कुर्बानी नहीं देती, वो तो कुर्बानी वसूल कर लेती है। तो वो ज़ाहिर है कि ज़रूरत पड़ती है तो कहते हैं ना बेचारे मुसलमानों पर, तो हम ही लोगों के ऊपर जो तनख्वाहदार लोग हैं उन पर मुश्किल आएगी, जो ऑलरेडी बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है उस पर मुश्किल आएगी, हमारा जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है। लेकिन हमने कभी टैक्स नेट बढ़ते हुए नहीं देखा। आपने इतनी अच्छी बिजनेस रिपोर्टिंग की है, बरसा बरस से की है, मैंने भी थोड़ी बहुत की है, तो हर बार हर हुकूमत आके कमोबेश यही बात कहती है कि जी टैक्स नेट को बढ़ाना है और हमें फला काम करना है, लेकिन कर नहीं पाती। तो उस पर मुझे खौफ आता है। तो ये जो सवाल है कि जी बड़े अच्छे ऑप्टिक्स हमने देखी की, लेकिन क्या ये अपने अंदर एक एंड है, मैं नहीं समझता। अब बात ये होगी कि हुकूमत क्या इक़दाम करती है इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, कि PTI की हकीकत को तस्लीम करते या नहीं करते। अभी तक तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जी PTI को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा। वो जमात तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, बल्ला भी उनके पास नहीं है, हुकूमत ठीक है अमीन गंडापुर साहब की है। अच्छा, उसमें एक बड़ा मसला हो गया है, वो मसला ये हो गया कि PTI में जो इत्तेदाल पसंद रहनुमा थे वो तो उन्होंने या तो पार्टी छोड़ दी, उनसे पार्टी छुड़ा दी गई। अब PTI में सारे रेडिकल लोग मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जो बड़ा हार्डकोर सख्त रवैया रखते हैं, तो उनके साथ भी ज़मीर साहब चलाना जो है, उनके साथ निगोशिएट करना। और जबकि आपको पता है कि इमरान खान जो है वो उनकी जो बार बार उन्होंने गलती की कि उनमें एक बेसब्रापन है और वो हमेशा चाहते हैं कि विकेट जल्दी मिल जाए, उसकी वजह से वो मजीद उलझते चले गए पूरे खेल में। तो जो उनमें था ना कि वो तड़पे फड़के और उनके मर्जी के नताइज अगर वो हासिल करना चाह रहे थे उनको नहीं मिले। उन्होंने असेंबलीज डिसॉल्व की, पार्लियामेंट से बाहर आए, उन्होंने कहा कि जी जलसा कर लिया, जुलूस कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनकी मुश्किलात में बजाय कमी के इजाफा हुआ है। तो अगर वो वो लेकिन जो इंडिकेशन है उसी राह पर है अभी तक, तो उस पर कहाँ से बयान रवी की बात होगी? उस वक्त तक जब तक नासिर हुसैन शाह साहब जैसे हमारे जो सियासतदान हैं जो बड़ी नरमी से बात करते हैं, तो जब तक वो कोई राह नहीं निकालेंगे, उनको मेन स्ट्रीम में आने की जगह नहीं देगा, बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल सही। आपने एक जुमला अगर और अर्ज करने थे, आपने पहला सवाल किया था पीपल्स पार्टी से जो नासिर साहब से कि जी जो है प्राइवेटाइजेशन पे क्या मौक़िफ़ होगा, है ना, और इन्होंने बड़ा खूबसूरती से इबाम के साथ जवाब दिया। मैं समझता हूँ सियासत में इबाम एक बहुत बड़ी ताकत होती है ना।
तो इबाम से उन्होंने जवाब दिया, ये नहीं कहा कि हम हिमायत करेंगे प्राइवेटाइजेशन की, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम मुखालफत करेंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बात ये है कि ये जो नौकरियां दी गई PIA में, रेलवेज में, दीगर इदारों ने उनका पट्टा बिठा दिया इन इदारों। बिल्कुल सही। और अब ये वक्त आ गया है कि भाई आमिर इफ यू अलाउ मी, मुझे क्विक ब्रेक की तरफ जाना है, तो ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा एक छोटा सा सवाल भी आपसे करना था। तो क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो किसके पास कौन लूज कर रहा है उस पर भी बात करनी थी, क्योंकि अगर सख्त फैसले लेने हैं इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर, क्विकली एक चीज का और जवाब दे दें। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि बहुत तबाही हुई इन इदारों में और इनको प्राइवेटाइज करना अब इस वक्त नागुज़ीर है। लेकिन एक जो वजीर आज़म बात कर रहे हैं कि बहुत कड़े फैसले करने पड़ेंगे और उनका बोझ जो है वो चाहते हैं कि जो बोझ उठा सकते हैं उनके ऊपर पड़े, ना कि आम आदमी या गरीब आदमी पर। तो वो तो उनका पॉलिटिकल एक कैपिटल है जिसमें ताजिर बरादरी है, जो कि ट्रेडिशनली PMLN का वोटर है। वो चाहे वो जलसे जुलूस में आए ना आए, लेकिन वोट वाले दिन जो है वो शटर डाउन करता है और PMLN को वोट डाल के आ जाता है। तो वो किस तरह ये मैनेज कर सकेंगे? तो ऑफ कोर्स मतलब पॉलिटिकल कैपिटल लूज करेंगे वो। एक तो ये लफाजी है कि जी आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ेगा। जब बिजली महंगी बिकेगी तो आम आदमी उसमें पिसा जाएगा। जब गैस महंगी होगी, जो कि बिल्कुल समझ में भी आता है कि क्यों हो रही है, तो उसमें भी आम आदमी पे फर्क पड़ेगा। तो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो तो आम आदमी भुगतता है। फिर आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसका पूरा बोझ जो है वो आम आदमी भुगतता है। डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर देता है और आपका मिडिल क्लास या जो आपकी सैलरीड क्लास है ना, तो उन्हीं पे है। तो फिर अब कौन रह गए? फिर वो हमारी मुकद्दस गाय रह गई है, जिसको आप ताजिर कहते हैं, कारोबारी अफराद, वो वाले कहते हैं जो टैक्स नेट से बाहर है। मैं बिग कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, जो हमारे यहाँ मतलब उसमें डील करते हैं, बड़े बड़े उसमें गोदामों में डील करते हैं, होलसेल कर रहे होते हैं, वो लोग रह जाते हैं। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ही अभी टैक्स नहीं हुआ, जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट आ जाता है। तो वहां पर क्या ये लोग इस तरह के इकदाम कर सकेंगे? मुझे बड़ा शुबा है। क्योंकि और दूसरी बात है कि जितने आप टैक्सेशन में इजाफा करेंगे, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मजीद स्लो डाउन हो जाएगी। आप अभी यही हो रहा है ना कि अब आपने बिजली महंगी की, लोगों ने बिजली इस्तेमाल करना कम कर दी। अच्छा, बिजली इस्तेमाल जब आप कम करें, आपकी कैपेसिटी पेमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। ईयर ऑन ईयर पेट्रोल की कंजम्पशन हैज गॉन डाउन। ऑफ कोर्स वो तो कहते हैं चले उसका वो इंपोर्ट बिल कम हो रहा है। नॉट गुड इंडिकेशन। इट्स नॉट गुड इंडिकेशन फॉर द इकोनॉमी। एग्जैक्टली। तो भाई सही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने पहला जो इजलास किया था उसमें कहा था कि ही इज फॉर रिड्यूसिंग द टैक्स रेट एंड एक्सपेंडिंग द बेस। चलें इस पर भी बात करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब, चैलेंजेस तो यकीनन चले हैं, वो तो साथ चलते रहेंगे। अब मामलात आगे आप लोगों के भी हैं। अभी सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल डिसाइड कर चुकी हुई है कि चेयरमैन सेनेट जो है उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज एक साबिक वजीर आज़म का दोबारा निगरान वजीर आज़म का SIFC में बैठना और फिर इतलात पहले आ रही थी कि जी नहीं, अब वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही होंगे चेयरमैन सेनेट। अब फिर इतलात आ रही थी कि शायद काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा, और पहले भी यही था कि PMLN को मैसेज दिया गया था कि इस पर चेयरमैन सेनेट पर कोई कमिटमेंट नहीं करनी। तो अभी हालात किस तरफ चल रहे हैं जी पॉलिटिकली? देखिए, एक तो जो पहले बात हो रही थी KP के CM साहब के लिए, तो मैं उनकी इस इकदाम को बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि जो पहले भी अपने सूबे के अवाम के लिए आके प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और आज भी वो उस मीटिंग में थे। ये तजाद ज़रूर है उनकी शख्सियत के साथ, क्योंकि जब हम समझते थे कि उनको नॉमिनेट किया गया है तो ये तो बड़ा अजीब सा फैसला लगा, लेकिन मैं उनकी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि एक अच्छी बात है और अच्छी सिमत में वो जा रहे हैं। अभी वो खान साहब, मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं PTI के, बड़ी माजरत के साथ उनसे, कि देखें ये खान साहब की पॉलिसी सिर्फ ज़ाती उस पर अपने लिए ये लग रही है कि खुद PM नहीं रहे थे जब नो कॉन्फिडेंस आया था तो असेंबलियाँ तोड़ने की कोशिश की। दोनों बाद में अच्छी KP और पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, उनको घर भेज दिया, और भी बहुत सारे
सारे इश्यूज हैं, लेकिन इस वक्त वो जाहिर है उनके हालात बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो अंदर बैठे हैं, तो उनकी अपनी सोच होगी। लेकिन उनको चाहिए कि अगर ये तीसरी दफ़ा उनको मौका मिल रहा है KP में गवर्नमेंट का, तो वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करने दें। अपने अवाम की बेहतरी के लिए अगर कोई CM साहब फैसला करते हैं तो उनसे ये नाराज़गी ना हो कि जी वो फ़ोटो सेशन क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मतलब क्या उनको मुनाफिकत की सबक दे रहे हैं कि जी वो मिले तो ज़रूर लेकिन तस्वीर ना खिंचवाएं, ये ना कहेंगे जी वो हम लोग कोई मिले हैं, तो ये नामुनासिब सी बात है। दूसरा आपने कहा सेनेट, देखें हमारा चेयरमैन सेनेट के लिए गिलानी साहब ही हैं। जी 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 मैं एक छोटी सी और बात अगर, क्योंकि बड़े मोहतरम हैं, लेकिन साबिक चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब भी होंगे। बानी PTI, उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत का हिस्सा इसलिए नहीं बनी कि उनको भी मालूम है कि ये 5-6 महीने जुलाई अगस्त की कहानी। ये इतना कॉन्फिडेंस उनके पास कहां से आ रहा? पहले आप वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी बात मुकम्मल कर लें, तो इस पर भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट को भी कहते हैं कि वो झूठ बोलता है। देखें, एक तो चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब भी होंगे इंशाल्लाह। अनवारुल हक साहब भी हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं अपनी जगह पे, लेकिन चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब होंगे। दूसरी बात यह कि देखिए खान साहब का हमेशा से ये वतीरा रहा है, इस तरह की जो बातें उन्होंने की हैं, अगर आप शुरू से ले लें उनका जो भी स्टांस रहे हैं, जो चीज़ें वो कहते आ रहे हैं, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रही। वो हमेशा बहुत बुलंद बांग दावे करते रहे, लेकिन आपने देख लिया कि फिर जो कुछ हुआ। और PTI की जो कारकर्दगी थी वो सबके सामने थी। उस वक्त जो बाय इलेक्शंस होते थे मोस्टली PTI के लोग हार रहे थे। ये तो अब जाहिर है जो भी चीज़ आई, जिस तरह से भी लोगों को फीडिंग हुई, सोशल मीडिया की जंग थी, जो भी हुआ, इसमें नो डाउट कि PTI के सपोर्टेड लोगों को बहुत ज़्यादा वोट मिले। और जिस मुश्किल हालात में PTI के लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। लेकिन अब आगे चलना चाहिए। अब जो है जो जिसको मौका मिला है, और फिर वो कानूनी तौर पर ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें जाएं, और जिसका अगर कोई समझता है कि हमारा हक गया है तो उसको वो हक मिलना चाहिए। लेकिन अब हमें पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले करने हैं। वो मुश्किल हैं, अनपॉपुलर फैसले हैं, लेकिन हमें वो करने पड़ेंगे। सही, बिल्कुल सही। नदीम कुरैशी साहब, आप लोगों ने अब डोनाल्ड लू का बयान भी झूठा साबित कर दिया। आखिर सच्चा होगा कौन, किस तरह होगा? अब दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए। एक जिसको कहा जा रहा था कि जनाब ये इन्हीं की स्टेटमेंट है, उसने खुद आकर कह दिया कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उससे भी इंकारी। तो अब मामला चलेंगे कैसे? मतलब आप लोग हर चीज़ को अगर झूठ गलत साबित करते रहेंगे। अब ये तो किसी के बस में नहीं था ना, डोनाल्ड लू तो किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं हो सकता। जमीर साहब, मुझे बात करने का मौका दीजिएगा। आपने मेरे दोनों फाजिल दोस्तों को बहुत टाइम दिया है। मुझे नहीं मालूम आप भी हमारे साथ वही सलूक कर रहे हैं जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है। सर, मैं गुजारिश आपको कर दूं, खुदा को देखा किसी ने नहीं, अल्लाह की जात को किसी ने नहीं देखा, इशारे बताते हैं खुदा मौजूद है। आपकी तमाम मेरे दोस्तों की बातों का जवाब अभी नासिर शाह साहब बड़ा धीमा बोलते हैं, लेकिन वो अपनी इस धीमेपन में वो सारी सब बातें भी कर जाते हैं कि जी अब हमें आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ नहीं देखना। भाई, आपने 12-13 हजार लोगों को नाजायज जेलों में बंद कर दिया। आपने सबसे पॉपुलर लीडर पर 180 मुकदमात बना दिए। मतलब उनके कपड़े चेंज करने पर भी मुकदमा, उनके बाल दाएं साइड से कंघी करने पर भी मुकदमा, उनका मोटर बाइक या गाड़ी में बैठने के स्टाइल पर भी मुकदमा। आपने अपने टारगेट तो अचीव कर लिए। आगे बढ़ने के लिए हुकूमत वक्त को, जिसको भी नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि जिस तरह से भी बने, बिल्कुल ठीक है, वो जिस तरह से भी बने, अब ये उनकी तरफ से पहल उन्होंने करनी है। ये कौम को ये लॉलीपॉप देना कि जी सख्त फैसले करने पड़ेंगे। भाई, सख्त फैसले करें आप मल्टी बिलियनर्स के लिए, सख्त फैसले करें आप उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल के जरिए पिछले 50 साल में इस मुल्क के रगों से सारा खून चूस लिया। आप सख्त फैसले लियारी, मुल्तान, डीजी खान, कराची, चारसदा की उस गरीब के लिए क्यों कर रहे हैं जिसको महीने की फर्स्ट पर बिजली और सुई गैस के बिल ऐसे आकर लगते हैं जैसे तीर लगते हैं आकर। आप सख्त फैसले उस गरीब शख्स के लिए क्यों कर रहे हैं जो बच्चों के स्कूल की फीसेस के लिए और रोजमर्रा जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए बेपनाह अजियत में है। रोज खुदकुशियां हो रही हैं। आपने देखा कल एक शहर में एक छत से खातून ने छलांग लगा ली। एक मां ने सिर्फ इसलिए, एक वालिद ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर
बीवी समेत खुदकुशी कर ली कि मैं अगर खुदकुशी करूंगा तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा। दूसरी तरफ महलात का, जायदादों का, प्रॉपर्टीज का, एसेट्स का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। मुझे तो मैं तो कॉमन मैन का नुमाइंदा हूँ। मैं को 5-7 हजार एकड़ रकबा रखने वाले का नुमाइंदा नहीं हूँ। ना ही डीएचए में को 2-2, 3-3, 400 घरों का मैं का नुमाइंदा हूँ। मैं तो कॉमन मैन का नुमाइंदा हूँ। मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि आप हर बार कहते हैं सख्त फैसले करने पड़ेंगे। भाई सख्त फैसले कब तक आप सख्त फैसले करें ताकतवर लोगों के लिए। सेकंड बात, आइन और कानून हमें यह कहता है कि हर शख्स को शख्सी आजादी है, अगर उसने जुर्म किया उसको सजा मिले। उसको सिर्फ इस बात पर पाबंद सलासल ना किया जाए कि फलाने भी जेलें काटी थी। भाई कोई शख्स जेल अगर काटता है, इवन फील्ड में कोई शख्स जेल काटता है अपने दीगर मामलात में, आपको सिंध के हवाले से वो जेआईटी याद होगी जिसको मुराद अली शाह साहब ने मुस्तरद किया था, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। और क्या कहा जाए, इस मुल्क का आम आदमी आपको क्या पैगाम दे। आपने मुझसे क्वेश्चन किया जिसका क्या हाल है, हल निकाल दिया कौम ने। आप अगर अवामी राय को ये समझते हैं कि ये गैर अहम है, पाकिस्तान का वो शख्स जो कराची से पेशावर तक, और अच्छा लगा मुझे नासिर हुसैन शाह साहब ने ओन किया इस बात को, यही खूबसूरती है अच्छे लोगों की। उन्होंने ओन किया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में, सबसे बड़ी तादाद में वोट किया। 3 करोड़ से ज्यादा जो लोगों ने वोट दिया एक जमात को। आप समझते हैं पाकिस्तानी कौम के पास फैसले का इराक नहीं है? पाकिस्तानी कौम फैसला नहीं कर सकती। और जहां तक आपने डोनाल्ड लू की बात की, देखिए जिस डोनाल्ड सही, बिल्कुल सही नदीम कुरैशी साहब, समीर भाई, नदीम कुरैशी साहब को उनकी अपने नेशनल सर आपने नदीम कुरैशी साहब जो उन्होंने बात की उसका मतलब ये था कि जहां जहां पे आपको मैंडेट मिल गया आप ऐवानों में बैठ गए। अब आगे की बात करें, आप लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि ये आपका मैंडेट चोरी हुआ है, उसके लिए फोरम्स हैं, वो ये बात कर रहे थे। यकीनन आप अगर समझते हैं ज्यादती हुई है तो फोरम्स अवेलेबल हैं, उन पर जाएं, उन पर कंटेस्ट करें, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि ना आप पार्लियामेंट को चलने दें और ना ही मुल्क को बाहर सड़कों पे। ज़मीर साहब क्विकली मैं आगे बढ़ना है प्लीज जी साहब, अब तो कोई गिला नहीं होना चाहिए। देखिए हमने पार्लियामेंट के तमाम प्रोसेस का हम हिस्सा बने हैं। हमने कायदे आवाम के इलेक्शन में हिस्सा लिया, हमने स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, उसके बावजूद हम इस तासुर को जाहिर करना चाहते हैं। जो तासुर हमारे खिलाफ पीडीएम के लोग बना रहे हैं कि जी हम तो डेमोक्रेटिक मिजाज के लोग नहीं है, हम तो एजुटेशन माइंड के लोग हैं। भाई ऐसा नहीं है, आपने इस तासुर को बेचा, आपने ये चूरन बेचा। सही है, और बिल्कुल यकीनन आज जो अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट आई है वो बड़ी डेमोक्रेटिक है। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही, आपका मौकफ आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर ज़िया, मुझे ये बताएं कि यकीनन अब जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, और काबुल को 12 मरतबा जो है ये बताया भी गया है कि जनाब आपके अंदर से जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, और फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, और ये नहीं कि अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया। लेकिन इसके बावजूद टीटीपी जो है वो भी जोर पकड़ रही है यहाँ पे। अब तालिबान हुकूमत काबुल में बैठकर अगर पाकिस्तान की बात नहीं सुन रही तो ये ज़रा बायस तशवीश होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप देखेंगे पाकिस्तान ने अफगान जंग में आज से नहीं, पता नहीं सोवियत यूनियन के ज़माने से कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। फिर आप जब दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तब भी पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था कि जनाब जो बैरूनी दुनिया से दहशतगर्द आए उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और पाकिस्तान हमेशा से एडवोकेट करता रहा सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने से कि अफगान तालिबान से बात होनी चाहिए, और उसके नतीजे में फिर आपने देखा कि बिलाखिर अमरीका ने बात की। अब हमें ये सवाल करना चाहिए कि हम लोगों ने जो वहाँ पे स्ट्रेटेजिक अपने इंटरेस्ट बनाए थे वो एकदम कैसे हमारे हाथ से निकल गए। तो ये बहुत ज़्यादा हमें एक रिव्यू की ज़रूरत है, और यकीनन पाकिस्तान के लिए हालात पेचीदा हैं। हमें हमारी ख्वाहिश है बतौर पाकिस्तानी सब तमाम हर हुकूमत की हमारी के हमारी जो मगरबी सरहद हो अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पर एक सुकून हो, और वहाँ पर हमें कोई दूसरा हमारी दुश्मनी चल रही होती मशरक़ी सरहद पे, कम से कम मगरब में ऐसा ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि वही सूरत हाल है, और उसमें बजाय इसके कि मुझे जो महसूस ये होता है कि ज़रा सा इत्तेदाल की ज़रूरत है पाकिस्तान को भी और अफगान तालिबान हुकूमत को भी कि इंगेज करें एक दूसरे के साथ। उन्होंने बरसा बरस दोनों लीडरशिप ने एक दूसरे के साथ काम किया है। सही, दोबारा क्या चीज़ माने कि हम नहीं कर सकते। हमें पाकिस्तान को बिल्कुल, हमारा जो दबाव है, हमारा मुतालबा बहुत जायज़ है कि जी अफगानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, लेकिन हमें थोड़ा सा अफगान तालिबान की लिमिटेशन को भी समझना चाहिए कि
गालिबन उनकी रिट ऑफ द स्टेट जो है वो कमजोर होगी अपने इलाकों के अंदर। सही। और गालिबन उनको ये खदशा है कि अगर हम टीटीपी पे क्रैक डाउन करेंगे तो कहीं वो दैश के साथ जाके ना मिल जाएं। तो अब ये एक मुश्तरका कोई हिकमत अमली अपनानी चाहिए, चाइना को इस्तेमाल करना चाहिए। चाइना की बड़े ज्यादा लिवरेज है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि जंग जो है या लड़ाई जो है वो हल नहीं होगा। वैसे बिल्कुल आमिर ज़िया, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग, स्प्रिंग ऑफेंसिव से पहले चाइना एक्चुअली सिट्स विद जो टेररिस्ट तालिबान हैं कि भाई मतलब बताओ हम तुम्हें किस तरह रोक सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। बिल्कुल सही। नासिर हुसैन शाह साहब, क्विक कमेंट आपसे भी चाहूंगा एक, और कि डोनाल्ड लू ने जो कल समाअत हो रही थी वहां पर भारतीय किरदार के ऊपर बहुत वाज़े तौर पर निशानदेही की, और उन्होंने कहा कि कोई गर्बतवंत सिंह जो है उसके कत्ल की साजिश बाकायदा भारत की रॉ एजेंसी ने की, और वो एक अमरीकी शहरी था और अमेरिका में उसको कत्ल करने की साजिश की गई। और उससे पहले आपको मालूम है जिस तरह कनाडा में एक जो सिख एक्टिविस्ट थे उनको भी कत्ल किया गया, और उसके भी ताने बाने सारे रॉ के साथ और भारत के साथ मिले। तो इस सूरत हाल में, और फिर आज मैं देख रहा था कि इंडियन चैनल्स जो हैं वो जो पाकिस्तान और इस वक्त अफगानिस्तान के दरमियान मामला चल रहे हैं उसको वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज रीपिंग व्हाट इट सोड, कि जी हमने जो बोया था हम वो काट रहे हैं। तो ये आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो डोनाल्ड लूड की जो बात की गई उसमें तो उसने जो कुछ भारत के लिए कहा वो तो हकाइक पर मुबनी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया या दूसरे दोस्त जो हैं वो तो डोनाल्ड लू को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि वो जो साइफर वाला केस था, और ये भी सबके इल्म में है कि साइफर वाला केस जो है वो सिर्फ एक इशू बनाया गया था, एक निजी महफिल थी जिसमें ये कोई बात हुई होगी, जिसका वो आया यहाँ पे और फिर वो उसको लहराया गया खान साहब की तरफ से। फिर ऑडियो लीक्स भी आपको याद होंगी जिसमें कहा गया कि जी अब इस पर खेलना है। फिर उसका जो तर्जमा किया गया उस साइफर का जो उस पर लाया गया वो भी अपनी जगह पे मुख्तलिफ था। ये सब चीज़ें हैं। अब जब वहाँ पे इंडियन और दीगर लोग जो हैं वो अपनी खेल खेल रहे हैं, हम सिर्फ अपने एक झूठे प्रोपोगेंडा को और एक झूठी जो चीज़ थी उसको साबित करने के लिए हमारे जितने दोस्त हैं सोशल मीडिया के जो माहिर बताए जाते हैं या दीगर लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी ये गलत कह रहा है। मतलब जो चीज़ इंडिया चाह रहा है कि उसकी गलत साबित हो उसमें हमारे भी बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि जी ये वो अपनी बात को साबित कर सकेंगे, जी जो हमने साइफर वाली बात की थी वो ठीक है। देखें, ये तो एक बिल्कुल सही बात है कि इंडियंस ने ये जो अमेरिकन की वहाँ मर्डर हुए या कैनेडियन में जो सिखों का कत्ल हुआ और भी बहुत सारे इस तरह की इश्यूज में वो इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि फिर वो चीज़ें हमारे दोस्त भी उनको उस तरह सपोर्ट करते हैं। जो अफगानिस्तान का इशू आपने कहा, देखें ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अफगानिस्तान में उनको रहने वाले जो भी हैं। अब ये जो हुकूमत में है इनको अगर आप ट्रैक करेंगे तो इन्होंने पले यहाँ पे, बढ़े यहाँ पे, खाया यहाँ पे, पिया यहाँ पे, और अब जाके वही हमारे खिलाफ जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसमें और भी पॉलिसीज थी जिसको पता नहीं क्यों आमिर ज़िया साहब को ज़रूर याद होगा कि हज़ारों की तादाद में वहाँ के लोगों को केपी में ला के बसाया गया। अभी हालिया जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस पर कोई बात नहीं होती। मैं जो भाई हैं वो भी इस पर रोशनी ज़रूर डालें कि इस तरह की चीजें यहां पे हुई हैं और फिर वो हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, साबिक निगरां वजीर दाखिला थे सिंध में, और उनसे जरा बात करेंगे कि क्या रोग असैसिन विंग बन चुका है रॉ इस वक्त। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, 2-3 चीजें चल रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जो मामला चल रहे हैं वो भी आपकी नजर में है। फिर जो डोनाल्ड लू ने कल स्टेटमेंट दे दी, वाज़े तौर पर बता दिया कि जो रॉ है वो रोग असैसिन विंग है नरेंद्र मोदी का, जो बुचर ऑफ गुजरात जिसको कहा जाता है। और दूसरा, इंडियन मीडिया जो है वो ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो क्लैशेस चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज रीपिंग व्हाट इट सोड। इस स्टेटमेंट को सर कैसे देखते हैं? और जो इस वक्त जो डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट है, इस पे पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं, लेकिन ये हम कब तक जो है दुनिया क्यों नहीं इन चीजों को वाज़े तौर पर समझती कि इंडिया इज अ रोग स्टेट? देखें ज़मीर अदा साहब, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड, पूरी दुनिया को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, एवरीबॉडी नोज कि इंडिया इज़ अ रोग स्टेट। नरेंद्र मोदी जो है ये पूरे इस रीजन में टेररिज्म कर रहा है, बल्कि अब ग्लोबल टेररिज्म की तरफ चला गया, जिसने कनाडा में सिख लीडर्स को मारा है। फिर यूनाइटेड स्टेट ने कल डोनाल्ड लू ने खुद कहा जी कि मारा, हमें बड़ी तशवीश है। लेकिन इन चीज़ों का फ़ायदा पाकिस्तान में जो वो टेररिज्म कर रहा है बलूचिस्तान के रास्ते से, BLF उनकी लीडरशिप कहती रही है कि हम बलूचिस्तान को अलहदा करेंगे। इशू ये है कि क्या दुनिया के अपने इंटरेस्ट, और फिर आप बात करते हैं बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब खामोश बैठे हुए हैं। यही अगर पाकिस्तान में हम जो दहशतगर्द हैं उनको सजाए मौत देते हैं, उस पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन पैलेस्टाइन आपके सामने है। ये दो रुखी पॉलिसी अब खत्म होनी चाहिए। इट इज़ वेरी अनफेयर कि जिस तरीके से, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है इंडिया, उसको अमेरिकन प्रॉक्सी यूज़ करते हैं चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, CPEC के खिलाफ, और वो फिर बलूचिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं, दुनिया को पता है। उसके बाद ये आप दुनिया को अभी 2+2 का ग्रुप बना हुआ है, वो एक अमेरिका ने बनाया हुआ है। फिर उसके बाद इनको उसकी ज़रूरत है साउथ चाइना सी के अंदर, जहाँ पर चाइना से उनके काफ़ी तनाज़ात चल रहे हैं, वो हालात हैं जिसकी, और फिर एक बहुत बड़ी तजारती। ब्रिगेडियर साहब आपने ये सारी चीज़ों को देखें तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात की तरफ इशारा किया कि यूएस जो है वो इंडिया को एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहा है अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, और फिर उस टाइम पे डोनाल्ड लू जो है वो बाकायदा तौर पर डिक्लेयर कर रहा है कि इंडिया इज अ रोग स्टेट। मतलब जाहिर बात है, रॉ इज अ रोग असैसिन विंग। तो मतलब ये क्या है? मतलब दिखाना कुछ और करना कुछ। देखें, यही तो अफसोस की बात है कि रोग स्टेट है तो रोग स्टेट को नुकेल डालें, उसको रेंज डालें, उसको कंट्रोल करें, आप उस पर सैंक्शन लगाएं, आप उसको लेके जाए FATF में लेके जाएं, वहां जाके पता चले कि ये क्या वहां पर दुनिया में फाइनेंशियल टेररिज्म भी कर रहा है। पाकिस्तान ने कितनी दफा डोजर दिए हैं, किस मौके पे हमने डोजर दिए हैं, और ये इनका जो गुलशन यादेव है, किसको नहीं पता कि उसने क्या किया, और दुनिया में वो इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको प्रूव किया कि ये इंडियन था, सर्विंग नेवल कमांडर था। लेकिन आपके इंटरेस्ट, लेकिन ये चीजें सोचने की हैं, इसीलिए दुनिया में टेररिज्म बढ़ रहा है, इसीलिए दोनों में रिजेंटमेंट आती है। जब उनको कुछ उनके मसाइल हल नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? जो कश्मीर में ये इंडिया जुल्म कर रहा है, जिस तरीके से इनके पास अपनी कोई 22 स्टेट में एंसलाइट मूवमेंट चल रही हैं, वो आज़ादी की मूवमेंट चल रही हैं। दलित को क्या कर रहे हैं? मणिपुर आपके सामने है। उसके बाद ये एक और जगह पर जहाँ मुसलमानों को मारा जाता है, उनको कहा घरों से निकल जाए, यहाँ से चले जाएं। ये चीज़ें दुनिया को नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से इनका एटीट्यूड है, दिस नीड टू बी चेंज। और इसके लिए अमेरिका को यूनाइटेड नेशन को फाल करना पड़ेगा। वाई यूनाइटेड नेशन बनाई गई थी? ताकि दुनिया के मसाइल खत्म हो, लड़ाई झगड़े सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त दुनिया में ये जो झगड़े फसाद करने के लिए 5-6 अगर तनाज़त खत्म हो जाए तो दुनिया बड़ी पीसफुल हो जाएगी। पैलेस्टाइन इशू है, कश्मीर इशू है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, सीरिया में व्हाट इज हैपनिंग, यमन में क्या हो रहा है, दीस थिंग्स आर देयर। अगर आपने अपने असले चलाने हैं, अपने मंडियां चलानी है, असला की फैक्ट्रियां चलानी है, ह्यूमन रिसोर्सेज तो आप कुर्बानी नहीं दें। तो आई थिंक इसके लिए पूरे आलम इस्लाम को हमारा कसूर है। इस्लामिक ममालिक 1.5-2 अरब लोग हैं। इफ दे स्टैंड यूनाइटेड, नोबडी कैन लुक टुवर्ड देम। आपने यूरोपियन यूनियन की तरह, नेटो की तरह, व्हाई डोंट यू हैव योर ओन ऑर्गेनाइजेशन? पैसा आपके पास है, रिसोर्सेज आपके पास है, टेक्निकल रिसोर्स आपके पास है, मैन पावर आपके पास है। व्हाट इज सो लैकिंग? आपको ये दुनिया में पैसा वेस्ट कर रहे हैं हम, इस लेट्स गो सब कंस्ट्रक्टेड चीजों के लिए।
ये हमें करने की जरूरत है। और इंडिया को लेसन दिलाने के लिए पाकिस्तान को फिर भी अपना डोजियर दोबारा बनाएं। बिल्कुल सही है। हमने अमरीकी रोल और डोनाल्ड लू ने जिस तरह वाज़े तौर पर स्टेटमेंट दे के मतलब एटलीस्ट अभी दुनिया की आंखें या यूनाइटेड नेशंस की आंखें नहीं खुलें तो अफसोस की बात है। अब जो मामला हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर चल रहे हैं, आज दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान है उन्होंने वाज़े तौर पर स्टेटमेंट दी कि 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। वाज़े तौर पर उन्होंने फिर दोबारा बताया कि जी 12 मरतबा काबुल को यह बताया गया है कि सरहद जो है वो उनकी अफगानी जो अफगानिस्तान की साइड है वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो क्यों नहीं समझ पा रहे, सुन क्यों नहीं पा रहे, और बाकायदा रिटेलिएशन हो रही है, वहाँ से भी हमले हो रहे हैं, हमारी चेक पोस्ट पे हमले हो रहे हैं। जमीर देखें, ये पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान को ये कहा है कि देखें हम आपसे क्या डिमांड करें, जस्ट ओनली वन सिंपल थिंग, जो आपने दोहा में एग्रीमेंट किया था उसको ऑनर करें। आपने कहा था हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप क्यों अलाउ कर रहे हैं? चाहे आपकी आइडियोलॉजी टीटीपी की और आपकी एक है, वट एवर इट इज, आपकी कमिटमेंट है, आप इसका मतलब टेररिज्म को खुद फैला रहे हैं। इनके अफगान गवर्नमेंट में, इंटरम गवर्नमेंट में कुछ लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पर टीटीपी भी है, दाइश भी है, खुरासान ग्रुप जो है, BLA, BLF, फिर वो वेपन एमुनिशन अमेरिकन छोड़ के, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको आप कंट्रोल करते, आपने खुला इनके हाथ में दे दिया। और आज आप देखें कि किस तरीके से वो वेपन एमुनिशन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, अफगान बाशिंदे वो आ रहे हैं। ये चीज़ें हमने सिर्फ एक डिमांड की हुई और आप पाकिस्तान क्या कुछ उनके लिए करते हैं। आई थिंक आई नीड नॉट टू टेल यू, वी ऑल नो कि हम उनके लिए क्या कुछ करते हैं। इसलिए ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है। कम से कम उनको ये चाहिए था कि अभी ये तो कहीं हम अपने डेलीगेशन भेजते हैं या पाकिस्तान को इनवाइट करें और बैठ के बाहमी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये करें, क्योंकि ये दोनों मुल्कों को थ्रेट है, ये दोनों मुल्कों की प्रॉब्लम है। आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम नहीं है, नॉर्दर्न साइड पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनी हुई है, आपको दुनिया फंड नहीं दे रही है, आपको दुनिया रिकग्नाइज नहीं कर रही है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन राइट वायलेशंस आपकी हो रही हैं। इसलिए पाकिस्तान ने ये मजबूरन जाना पड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक जरूर करनी चाहिए, पर पहले उनको बता दें, उनको कहें कि हम आपके साथ इकट्ठा ऑपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होते हैं। हम आपकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने अफगान भाइयों की रिस्पेक्ट करते हैं, पश्तून दोनों तरफ हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ ही साथ कम से कम हम अपने जवानों को सिविलियन शहीद नहीं करवा सकते। एनफ इज एनफ। ये चीजें बड़ी क्लियर इन्फॉर्म को बताने की जरूरत है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आज से नहीं, जिस तरह आपने कहा दोहा राउंड से ये बातें शुरू हुई, जब बाकायदा काबुल की हुकूमत बनने जा रही थी उस वक्त भी हुआ। लेकिन चलें, हम आज दुआ ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक नहीं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।